A very warm welcome to all of you, those who are watching my channel and video children. So today we are going to start another chapter of class 10, that is electricity. बच्चों तो हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी अब स्टार्ट करना है, लेकिन उस इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करने के पहले हम लोग सोच लेते हैं, याद करें कि इलेक्ट्रिसिटी हमें कहाँ कहाँ यूज करना पड़ता है. क्या इलेक्ट्रिसिटी के बिना हमारा हमारी ज़िंदगी आसान होगी? हम लोग कहेंगे नहीं बच्चों, क्योंकि ये हमारे जीवन के हर क्षण हर स्टेप में इसका यूज होता है. मोबाइल फ़ोन चार्ज करने से लेके घर में खाना बनाना हो, कोई मशीन चलाना हो, at each step of life we have to use electricity. So electricity has become an important part of our life. So बच्चों अब ये इलेक्ट्रिसिटी शुरू करने के पहले हम लोग थोड़ा सा इसके हिस्ट्री के बारे में जानना चाहेंगे कि एक्चुअली ये इस इलेक्ट्रिसिटी का खोज कब हुआ था. बच्चों अगर सच पूछा जाए तो इलेक्ट्रिसिटी का खोज किसी ने नहीं किया था. ये बहुत पहले से लोग इसके बारे में जानते आ रहे थे, बट जैसे जैसे हम लोग की बुद्धि बढ़ी, हम लोगों का नॉलेज बढ़ा, वैसे वैसे साइंटिस्ट ने इसके बारे में ये एक्सपेरिमेंट करने लगे, इसका ऑब्जर्वेशन करने लगे और नए नए टेक्नोलॉजी का यूज उन लोगों ने करना शुरू किया. तो अब हम लोग देखते हैं कि किसने इसके बारे में मेन लोगों के बारे में मैं थोड़ा सा बताती हूँ, ताकि आप में भी इंटरेस्ट जगे इस इलेक्ट्रिसिटी के बारे में और आप भी इसे समझ सके अच्छे से. बच्चों तो ये 600 BC में देयर वाज ए ग्रीक साइंटिस्ट, वो थे ये था मिलेटस ऑफ थैलस थे. तो थैलस उस समय के ग्रीक में उस समय 7 वाइज मेन थे, उसमें से एक ये थे थैलस. तो इन्होंने क्या किया, एक अंबर, एक काइंड ऑफ पेड़ होता था, उसके छाल को उन्होंने जब कपड़े से रगड़ा तो क्या देखा कि वो अंबर छोटे छोटे लाइटर ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है. तो इसके बाद उन्होंने उस पर और भी गौर करना शुरू किया और उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया कि जब दो चीज़ को, अंबर को जब किसी कपड़े से रगड़ते हैं तो उसमें कुछ इस तरह का गुण आ जाता है जिसके कारण वो हल्के ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है. बच्चों तो उसके बाद मैं शॉर्ट में कुछ बता दे रही हूँ, वैसे डिटेल में आपको जानने की क्यूरियोसिटी हो तो देन यू कैन फाइंड आउट दिस स्टोरी ऑन गूगल एंड देन यू कैन रीड एंड नो अबाउट देम. आफ्टर दैट वो क्वीन एलिजाबेथ के टाइम में दूसरे साइंटिस्ट आए, उनका नाम था विलियम गिलबर्ट. उनका नाम था विलियम गिलबर्ट. उन्होंने क्या किया, अंबर को किसी कपड़े से रगड़ के एक स्टिक को, एक छड़ी को उन्होंने बांध के लटका दिया था हॉरिजॉन्टली. तो जब उस छड़ी के पास ले जा रहे थे उस अंबर को, तो उन्होंने क्या देखा कि वो स्टिक उधर टिल्ट हो जा रहा है, जिधर अंबर है उधर. इसका मतलब अंबर उसको अट्रैक्ट कर रहा था. उसके बाद से गिलबर्ट ने भी ये समझा कि ज़रूर इस अंबर में ऐसा कुछ प्रॉपर्टी आ जाता है जिसके कारण ये स्टिक को अट्रैक्ट करता है. बच्चों उसके बाद तो और भी साइंटिस्ट आए. फिर क्लास 8 में आप लोगों ने पढ़ा होगा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, लाइटनिंग एंड थंडर के बारे में, तो ज़रूर आपने सुना होगा बेंजामिन फ्रैंकलिन का नाम. उसके पहले एक और साइंटिस्ट आए थे. बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसका लगातार स्टडी करते आ रहे थे. वी कैन ये इमेजिन अबाउट 600 BC में थैलस हुए, उसके बाद गिलबर्ट हुए, उसके बाद और भी साइंटिस्ट आए. उसके बाद एक साइंटिस्ट आए 1600 एंड 1700 सेंचुरी में. उनका नाम था फ्रैंकोइस डू
डू फोए, फ्रेंकोइस डू फोए। तो इन्होंने क्या देखा कि जब अंबर को किसी दूसरे सिल्क से अंबर को जब किसी दूसरे कपड़े से रगड़ते हैं तो वो उसमें क्या होता है, उन्होंने भी वही किया कि क्या देखा कि उन्होंने कि लाइटर ऑब्जेक्ट को वो अट्रैक्ट करता है, कौन, अंबर। आफ्टर दैट उन्होंने क्या किया, ग्लास रॉड को सिल्क से रब किया, रगड़ा। उसके बाद उन्होंने क्या देखा कि ग्लास रॉड अट्रैक्ट करता है सिल्क वाले कपड़े को। मीन्स क्या, जिस दोनों चीज़ में फ्रिक्शन हुआ था वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो फिर से उन्होंने उसको नाम दे दिया रेजिनस एंड विटरस। रेजिनस मीन्स रेजिन रिलेटेड था इलेक्ट्रॉन से, और विटरस वो चिपचिपापन को उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि जब दो ऑब्जेक्ट को आपस में रगड़ा जाता है तो एक से किसी तरह का फ्लूइड निकल के दूसरे में चला जाता है और इस तरह से दोनों के बीच अट्रैक्शन होता है। तो एक को उन्होंने कहा विटरस, दूसरे को कहा उन्होंने रेजिनस। इसका मतलब दो ऑब्जेक्ट पर एक से जिससे निकला फ्लूइड उस पर उसका कुछ अलग नेचर हुआ, जिस पर वो फ्लूइड गया उसका अलग नेचर हुआ। आफ्टर दैट सो मेनी साइंटिस्ट स्टडीड अबाउट दिस वन एंड देन फाइनली बेंजामिन फ्रैंकलिन ने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का खोज किया, जिसके कारण उन्होंने हमारा लाइफ को थोड़ा सा आसान कर दिया और यह बता के कि एटमॉस्फेयर में भी इलेक्ट्रिसिटी होता है। और कभी कभी तो हम लोग सुनते रहते हैं बरसात के दिनों में कि इतने लोग थंडर और इलेक्ट्रिसिटी के कारण मारे गए। तो उस चीज़ को हम लोगों के लिए आसान बना दिया और हमारी ज़िंदगी, बहुत सारी ज़िंदगियों को बचाने में मदद किया। तो उनके बारे में कहा जाता है, बेंजामिन फ्रैंकलिन के बारे में, वो पढ़ने में फ्लुएंट थे, ठीक है, लिखने में फेयर थे, लेकिन उनका मैथमेटिक्स बहुत ही कमज़ोर था। इवन देन वो क्या किए, इस पर उन्होंने खोज किया। जब बादल बरसात के दिनों में जब बादल गरज रहा था आकाश में, उन्होंने क्या किया, एक पतंग को सिल्क के धागे से बांध के आकाश में उड़ाया और दूसरे एंड पर एक चाबी लगा दिया, मेटल का की बांध दिया। उसके बाद उन्होंने क्या देखा कि जब उनका फिंगर, उंगली जब उसकी के पास जाता था एक ह्यूज स्पार्क दिखाई देता था। उसके बाद उन्होंने दूसरे सारे एक्सपेरिमेंट करके बताया कि ये एटमॉस्फेयर में, स्काई में भी इलेक्ट्रिसिटी होता है और उस इलेक्ट्रिसिटी के कारण ही लाइट, हम लोग स्ट्रेक ऑफ लाइट स्काई में देखते हैं, थंडर जो सुनाई देता है उसी के कारण सुनाई देता है। बच्चों, तो ये कुछ बातें थी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो अब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, ऐसे तो आप देखोगे कि ये फिजिक्स का ही एक ब्रांच है जो चार्ज से रिलेटेड फेनोमेना को डील करता है। और बच्चों, मैं इन सारी बातों को वीडियो में ही नोट करते जाऊंगी और अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, इट विल बी ईजियर फॉर यू। सो बच्चों, तो क्या हुआ फिर से कि इलेक्ट्रिसिटी है क्या? इलेक्ट्रिसिटी इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेज। तो चार्ज के बारे में जिस फिजिक्स के जिस ब्रांच में हम लोग स्टडी करते हैं उसे इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। बट बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी का सिंपल डेफिनेशन हम लोग ऐसे जिस सेंस में हम लोग यूज करते हैं उसमें हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कैन बी कन्वर्टेड टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑल्सो। तो ये एनर्जी का एक फॉर्म है जिसको दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक बल्ब जलाएं तो लाइट एनर्जी में, हीटर जलाएं तो हीट एनर्जी में, मशीन चलाएं तो मैकेनिकल एनर्जी में। सो लाइक दैट हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, सो बच्चों, अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी कितने तरह का होता है और फिर से हम लोग देखेंगे उनके बारे में। तो बच्चों,
इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल ज़ीरो लेवल से इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बता रही हूँ। अगर आपको इंटरेस्ट होगा देन और अगर अच्छे से सुनो तो देन यू विल फाइंड दैट you will try to know so many things about electricity. ये चैप्टर आपके लिए आसान हो जाएगा, अदरवाइज ये चैप्टर आपके लिए डिफ़िकल्ट ही होगा. सो इट विल बी माई रिक्वेस्ट टू यू ऑल कि ध्यान से सुनिए और अच्छे से पढ़िए so that the things can become clear to you. Okay children, so now let's start the another video. Another video note, I will show you some things written in that. I will explain about electricity and its type. Okay, then बच्चों अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी के पार्ट के बारे में. ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी हो गया स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, and current और डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी. और ये करंट इलेक्ट्रिसिटी भी दो तरह का हो गया. डायरेक्ट करंट, इसको हम लोग डीसी कहते हैं, और दूसरा एसी, दैट इज अल्टरनेटिंग करंट. बच्चों तो चिल्ड्रन अब हम लोग देखते हैं ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है और करंट एंड डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है. चिल्ड्रन तो ये देखिए, स्टैटिक वर्ड से ही हम क्या कहते हैं, स्टेशनरी, द थिंग विच इज नॉट मूविंग, इसको हम लोग स्टैटिक कहेंगे. बच्चों तो ये जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है इसको हम लोग फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं. फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी इसे कहते हैं हम लोग. ठीक है, तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी मीन्स क्या, जब चार्जेज स्टेशनरी होगा, चार्जेज मूव नहीं करेगा, तो उस समय हम इलेक्ट्रिसिटी को, चार्जेज के स्टडी को हम लोग क्या कहेंगे, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. और इस तरह का इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होगा दो ऑब्जेक्ट के बीच फ्रिक्शन से, व्हेन टू थिंग्स आर रब्ड टुगेदर देयर इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज ऑन दैम. और वो क्या होगा, स्टेशनरी होगा ऑब्जेक्ट के सरफेस पर, इसलिए हम लोग उसको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं और फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं. और ये होता किस पर है, इंसुलेटर पर. ठीक है, ऐसे मेटल को भी आप, कंडक्टर को भी आपस में रगड़ोगे तो देन कंडक्टर पर भी चार्ज होगा, बट वो क्या होगा, चार्जेस विल गो टू द ग्राउंड थ्रू आवर बॉडी. हम लोग उसको टच करेंगे तो हम लोग के बॉडी के थ्रू वो अर्थ में चला जाएगा, तो वो स्टैटिक नहीं हुआ. बट इंसुलेटर लाइक प्लास्टिक कॉम्ब, और हम आपको एक ट्रैबो इलेक्ट्रिक सीरीज बताएंगे, उसमें एक लिस्ट है ऑब्जेक्ट का, जिसमें कि ऊपर वाले को जब नीचे वाले ऑब्जेक्ट से, उस सीरीज के ऊपर वाले ऑब्जेक्ट को नीचे वाले ऑब्जेक्ट से फ्रिक्शन करते हैं, रब करते हैं, तो ऊपर वाले पर पॉजिटिव चार्ज और नीचे वाले पर नेगेटिव चार्जेज होता है. तो ये हमें 10th के में पढ़ना नहीं है बच्चों, लेकिन हमें जानना चाहिए बिकॉज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ रहे हैं इसलिए. तो चिल्ड्रन ये क्या होगा, हमारा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हो गया द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, उसको हम लोग कहेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. दिस काइंड ऑफ चार्ज इज प्रोड्यूस्ड ऑन द सरफेस ऑफ insulator and as they are produced due to the friction between two objects, that's why इसको हम लोग कहते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी. ओके, नाउ अगेन आई विल एक्सप्लेन अबाउट दिस वन इन डिटेल. थोड़ा सा डिटेल में, ज़्यादा पढ़ना नहीं है इसलिए थोड़ा सा डिटेल में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे. करंट और डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी. करंट मीन्स बच्चों, तो जैसे हम लोग वाटर कहीं से फ्लो करता है तो हम लोग क्या कहते हैं, वाटर करंट है. किसी नदी में, किसी रिवर में पानी बहुत तेजी से बह रहा है तो हम लोग क्या कहते हैं, वाटर करंट इज वेरी स्ट्रॉन्ग. तो किसी चीज़ के कंटिन्यूअस फ्लो को हम लोग उसका करंट कहते हैं. विंड इज ब्लोइंग वेरी फास्ट, विंड करंट इज स्ट्रॉन्ग कहते हैं. तो लाइक दैट
अब चार्ज को जब हम मोशन में ला दें तो इस तरह से उसके स्टडी को हम लोग कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो चिल्ड्रन, ये हमारा हो गया स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी और डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी हो गया। और डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी का भी दो पार्ट हुआ, डीसी डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेटिंग करंट, दैट वी से एसी। तो ये हमारा डीसी क्या हो गया, जो आप बैटरी से जो आपको करंट मिलता है वो डीसी होता है। चार्जर क्या करता है, जो हम लोग घर में यूज करते हैं ना इलेक्ट्रिक करंट, वो कहलाता है एसी, अल्टरनेटिंग करंट, और उस करंट को बैटरी वो चार्जर डीसी में कन्वर्ट कर देता है। तो ये हमारा एक, इसके बारे में हम लोग चैप्टर के बीच में पढ़ेंगे, है एक टॉपिक अलग से। तो डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट हो गया किसका, करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट। ओके चिल्ड्रन, सो अब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। चिल्ड्रन बच्चों, ये आपको पता होगा, बट लेट्स रिकॉल देम वंस अगेन। अब देखिए क्या है, एक एटम को कंसीडर करते हैं हम लोग। चिल्ड्रन, ये एक एटम है, ये हमारा, ठीक है। इस एटम का ये हो गया हमारा न्यूक्लियस, और ये जो हमारा न्यूक्लियस हो गया, इस न्यूक्लियस में क्या क्या रहता है, अगर आपको याद हो तो क्या क्या रहेगा इसमें, न्यूट्रॉन प्रोटॉन रहेगा न्यूक्लियस में। न्यूट्रॉन डोंट हैव एनी चार्ज, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, और प्रोटॉन पर कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसके चारों ओर, न्यूक्लियस के चारों ओर अलग अलग ऑर्बिट में, अलग अलग सर्कुलर पाथ में वो रिवॉल्व करता है। और कितना एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होगा, इसे तो हम लोग जानते हैं, इस फॉर्मूला से हम लोग निकालते हैं 2n², जहाँ 2 तो नंबर है ही, ये फिक्स है, n हो गया नंबर ऑफ ऑर्बिट। अगर फर्स्ट ऑर्बिट है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 2 × 1², 2 × 1² मीन्स क्या, 2 इलेक्ट्रॉन होगा। दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होगा, लाइक दैट। तो किसी एटम में जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। इसलिए, और इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव, और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होगा। इसलिए किसी एटम को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ठीक है बच्चों, तो अब इसे हम लोग इस तरह से समझे कि an atom is said to be electrically neutral as it consists of equal number of electron, means negative charge, and proton positive charge. So altogether suppose -10 means 10 electron and 10 proton, so same amount of negative and positive charges will make an atom neutral. Okay, so अब ये देखिए, ये हमारा हो गया एक एटम न्यूट्रल होता है। देखते हैं हम लोग, 1 इलेक्ट्रॉन हैज -1.6 into 10⁻⁻19 कूलम्ब चार्ज, कूलम्ब COULOMB, कूलम्ब चार्ज। -1 minus sign for electron, 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम्ब चार्ज हो गया बच्चों। अब देखिए 1 प्रोटॉन, प्रोटॉन हैज 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम्ब चार्ज। तो एक इलेक्ट्रॉन पर -1.6 into 10⁻⁻19 कूलम्ब चार्ज, और एक प्रोटॉन पर 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम्ब चार्ज। और किसी एटम को सपोज कि 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 प्रोटॉन है, तो देन ये +10 -10 मीन्स अगर हम 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकालें तो इस पर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 प्रोटॉन को तो इससे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देन वी विल गेट द नेट चार्ज ऑन दैट एटम इज 0.
and that's why an atom is said to be electrically neutral. ठीक है बच्चों. Now when two things are rubbed together, rubbed together, तो क्या होगा, किसी को इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने का कैपेसिटी जिसको कम होगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा. बट बिफोर दैट, अब बच्चों अगर मान लेते हैं ये हमारा न्यूक्लियस है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है इसमें, ये हमारा फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकेंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है, लाइक दैट. किसी एटम के बारे में हम लोग कंसीडर करते हैं. मान लेते हैं कि किसी एटम के लास्ट ऑर्बिट में, थर्ड ऑर्बिट में, लास्ट जो भी लास्ट ऑर्बिट है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन है. वो ऑर्बिट कंप्लीट तो होगा नहीं, क्योंकि जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ता जाएगा. तो इस थर्ड ऑर्बिट में 18 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 3 ही है. ठीक है. तो बच्चों ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है इसको आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन. इसको हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं. और यही 3 इलेक्ट्रॉन किसी एलिमेंट का, एटम का वैलेंसी भी डिसाइड करता है. तो ये जो हमारा 3 इलेक्ट्रॉन है जिसको आपने क्या कहा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा. अब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन का क्या प्रॉपर्टी है, ये एक एटम से दूसरे एटम में जा सकता है, पूरे मेटल में ये घूम सकता है, लेकिन उस मेटल से दूसरे मेटल में ये खुद ब खुद नहीं जा सकता है. चलिए, तो इसे हम लोग इस तरह के का डायग्राम बना के समझ सकते हैं. सपोज ये हमारा मेटल पीस है और इसमें ये सारा इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है. ये रैंडम वे में मेटल में घूम रहा होता है. हम लोग को भले ही दिखाई ना दे, बट ये इलेक्ट्रॉन जो है, फ्री इलेक्ट्रॉन रैंडम वे में मेटल में घूमते रहता है. तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन का यही काम है. अब अगर हम इस फ्री इलेक्ट्रॉन को मोशन में ला दें, सपोज, तो पहले मोशन में लाने के पहले एक और चीज़ हम लोग देख लेते हैं. मान लेते हैं कि ये हमारा कॉम्ब है, ये प्लास्टिक कॉम्ब है, और इसको हम अपने बाल में फ्रिक्शन रब करते हैं. तो क्या होता है, कॉम्ब लूजेज इलेक्ट्रॉन. कॉम्ब क्या करेगा, कंघी जो है अपना वो बैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज करता है. ठीक है. तो कॉम्ब अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज किया, इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, डेफिशिएंसी हो गई, और एक्सेस इलेक्ट्रॉन किस पर हो गया, हेयर पर हो गया. तो कॉम्ब हैज नाउ पॉजिटिव चार्ज एंड हेयर हैज नेगेटिव चार्ज, बिकॉज हेयर हैज excess of more number of electron and comb has less number of electron, means more number of protons. So that's why the comb acquires positive charge and hair acquires negative charge. ठीक है. तो by this way children, the objects get charged. तो when two things are rubbed together, चाहे वो मेटल हो, नॉन मेटल हो, इंसुलेटर हो, वन ऑफ देम लूज इलेक्ट्रॉन, अदर गेन्स इलेक्ट्रॉन. तो जो इलेक्ट्रॉन लूज किया दैट ऑब्जेक्ट विल हैव पॉजिटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन गेन किया उस पर नेगेटिव चार्ज होगा. तो बच्चों कहिएगा कि इंसुलेटर पर होगा और कंडक्टर पर क्या होगा. तो चिल्ड्रन, अगर ये इंसुलेटर है तो इस पर चार्ज अगर है, अगर हम यहाँ टच किए हैं तो यहाँ वाला चार्ज भले ही हमारे बॉडी के थ्रू नीचे गया, अर्थ में चला जाएगा, बट इधर वाला चार्ज इसके उस सरफेस पर स्टेशनरी रहेगा, इसलिए इसको हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं. लेकिन अगर ये मेटल होता तो क्या होता, चार्जेज हमारे बॉडी के थ्रू अर्थ में चला जाता और फिर ये न्यूट्रल का न्यूट्रल रह जाता. ठीक है. तो बाय दिस वे इंसुलेटर्स गेट चार्ज्ड बाय रबिंग देम with another object, and that electricity is called static electricity. And static electricity, and that static electricity is produced on the surface of insulator and they remain static over there. Okay. बच्चों थोड़ा सा हम लोग वो
म्यूचुअल बिहेवियर ऑफ चार्जेस भी देख ही लेते हैं। तो ये लाइक ग्लास रॉड और इसको रब करेंगे, ग्लास रॉड रब्ड विथ सिल्क। अब ग्लास रॉड will acquire positive charge and silk will acquire negative charge. Like that, ebonite rod rubbed with cat's fur. Ebonite rod acquires negative charge and cat's fur positive charge. So by this way the two things acquire charges by friction. So children, in next video now we will start the main topic of our chapter electricity, and that is current electricity. उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में. ये just we can say the introductory video for electricity chapter. Children, this one is very vast, but we will study this one. We are study this one in short. Okay, thank you so much for watching.